सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमंत कुमार सिंह आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया, मैं पहले फ्यू सेकेंड्स जो है आपको ये बताऊंगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ टॉपिक है उसे हम क्या करने वाले हैं, आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एसके हेलमिंथेस के बारे में बता रहा था और हमने एसके हेलमिंथेस के बारे में क्या क्या स्टडी कर लिया था। मैंने आपको इसके जनरल कैरेक्टर्स, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण का आधार बता दिया था। इसके साथ साथ मैंने जो मेल एस्केरिस है वो फीमेल एस्केरिस, इन दोनों के डायग्राम को हमने डिस्कस किया था। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किस तरह से इसमें प्रेजेंट होता है, साथ साथ मैंने इसका जो एस्केरिस का जो माउथ होता है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू और जो पीनियल सिटी इसमें प्रेजेंट होते हैं उसके कॉर्डल पार्ट को भी मैंने माइक्रोस्कोपिक व्यू बताकर जो भी हमें जनरल कैरेक्टर्स स्टडी करना होता है उसके बारे में देखा था। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको जो है जो भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं एसके हेलमिंथेस के मेंबर्स में, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताया था। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस एसके हेलमिंथेस में स्टडी करने के बाद हम उसमें स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसके हेलमिंथेस। मतलब एसके हेलमिंथेस जो है उसे हम कितने वर्गों में जो है डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से क्लासेस होते हैं, कौन कौन से वर्ग होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है, कौन कौन से क्लासेस में एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, कॉमन नेम की बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको इस लेक्चर में उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से होने वाले डिजीज के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं एसके हेलमिंथेस के बारे में और इसी में ही हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, ये हम एसके हेलमिंथेस का क्लासिफिकेशन स्टडी करने वाले हैं कि इसका क्लासिफिकेशन अगर देखें तो कितने क्लासेस में इसको डिवाइड किया जाता है। हम इन सभी चीज़ों को वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जाता है, कितने आधार होते हैं, यहाँ पर कितने क्लासेस में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से वो क्लासेस होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बताऊंगा आखिर वो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया कौन सा है, क्लासिफिकेशन का बेस कौन सा है जिसके बिहाफ पर हम एसके हेलमिंथेस को क्लासिफाई करते हैं। तो मैंने कहा ये होता है परजीविता। क्या कहते हैं इसको, परजीविता कहते हैं, मतलब पैरासिटिज्म कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पैरासिटिज्म की तो यहां पे लिख दिया है मैंने पैरासिटिज्म। क्या लिख दिया है मैंने, पैरासिटिज्म लिख दिया है। और पैरासिटिज्म के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा पैरासिटिज्म के बेसिस पे हम जो है एसके हेलमिंथेस को 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। कितने क्लासेस, मैंने कहा यहां पर हम इसको 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। और ये क्लासेस कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा यहां पर देखिए ये क्लासेस कौन कौन से होते हैं, हम ये स्टडी करते हैं। यहां पे मैंने 2 क्लासेस में इस तरह से डिवाइड कर दिया है। जो फर्स्ट क्लास हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, फर्स्ट क्लास जो होता है उसे हम कहते हैं निमेटोडा। क्या होता है, हम निमेटोडा क्लास जो होता है, फर्स्ट क्लास होता है एसके हेलमिंथेस का, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और निमेटोडा के बाद मैं सेकेंड क्लास के बारे में बताऊंगा। निमेटोडा के बाद हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, ये होता है रोटीफेरा। क्या होता है, रोटीफेरा होता है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे 2 क्लासेस जो है उसकी हमने डिस्कस की है, बात की है। और ये जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो क्या है, एसके हेलमिंथेस में परजीविता होता है जिसे हम कहते हैं पैरासिटिज्म। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पैरासिटिज्म ये जो एसके हेलमिंथेस होता है मे बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। और ये कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा इट मे बी निमेटोडा, इट मे बी रोटीफोरा। ठीक है, अब ये रोटीफेरा और निमेटोडा जो है 2 क्लासेस को हम वन बाय वन अब क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि निमेटोडा को ही मैंने इसी क्लासेस के बेसिस पे जो है एसके हेलमिंथेस को, एक तो हमने देखा था इसे हमने कहा था निमेथ हेलमिंथेस। ठीक है, और निमेथ हेलमिंथेस के साथ साथ इसको हम क्या कह रहे हैं, अब निमेटोडा कहते हैं। लेकिन ये कौन सा क्लास होता है, मैंने कहा निमेटोडा क्लास ही होता है जिसके बेसिस पे इसके जो भी मेंबर्स होते हैं उसको कॉमनली हम क्या कह सकते हैं, निमेटोडा भी कह सकते हैं। तो हमारा वेरी फर्स्ट क्लास क्या है, निमेटोडा। हम पहले स्टडी करते हैं कि ये स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक ये क्या है कि निमेटोडा जो होता है इसमें कौन कौन से मेंबर
मेंबर्स आते हैं और उन मेंबर्स के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, हम वन बाय वन इन सभी कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम निमेटोडा की बात करें तो निमेटोडा जो होते हैं इसमें क्या आते हैं, इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, सीधे हम एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट मेंबर के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये क्या है, मैंने कहा फर्स्ट मेंबर्स जनरली हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ये होता है रेबडाइटिस। क्या होता है, फर्स्ट मेंबर निमेटोडा क्लास का जो है एस्के हेलमिंथेस फाइलम में होता है रेबडाइटिस। हम यहाँ पे जो है रेबडाइटिस के बारे में स्टडी करेंगे कि रेबडाइटिस जो कि एक फ्री लिविंग निमेटोड होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने लिखा रेबडाइटिस, रेबडाइटिस जो होते हैं, रेबडाइटिस जो है जो कि एक फ्री लिविंग क्या होते हैं, निमेटोड होते हैं। ये क्या होते हैं, मैंने लिख दिया इट इज़ अ फ्री लिविंग, एक स्वतंत्र जीवी प्रकार के क्या होते हैं, मैंने कहा ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग निमेटोड होते हैं। क्या होते हैं, फ्री लिविंग निमेटोड कहा जाता है इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक ही सिंगल जनरल कैरेक्टर हमें इसमें स्टडी करना होता है, किसमें, रेबडाइटिस में, वो क्या होता है कि रेबडाइटिस इज अ फ्री लिविंग निमेटोड, एक स्वतंत्र जीवी प्रकार के क्या होते हैं, ये निमेटोड होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें रेबडाइटिस के बाद हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इट इज एस्केरिस, ठीक है। यहाँ पे अगर एस्केरिस की बात करते हैं, और एस्केरिस जो है इसमें भी हम किसकी बात करेंगे, कौन सा स्पीसीज है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ठीक है। यहाँ पर एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं कि जितने भी एग्जाम्पल्स इस कैटेगरी में हम स्टडी करते हैं उन सभी को क्या कर लेते हैं, एक बार लेबल कर लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन उन सभी के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर ली है जो कि क्या है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। यहाँ पर हमने लिया फर्स्ट एग्जांपल, ये लिया है हमने सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, थर्ड एग्जांपल हम स्टडी करते हैं इक्कीयूरिस के बारे में। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहते हैं इक्कीयूरिस, ठीक है। अब ये देखो इक्कीयूरिस जो होता है इसी को क्या कहा जाता है, इक्कीयूरिस जो होता है इसी को हम कहते हैं एंटेरोबियस। क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है एंटेरोबियस। तो एंटेरोबियस और इक्कीयूरिस के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, आवर फोर्थ एग्जांपल जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ये कौन सा होता है, ये होता है एनसाइलोस्टोमा। क्या होता है, एनसाइलोस्टोमा के बारे में आपको बताऊंगा कि एनसाइलोस्टोमा क्या होते हैं, ठीक है। इन सभी के कैरेक्टर के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम इक्कीयूरिस और एंटेरोबियस की बात करते हैं, एंटेरोबियस की बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, इक्कीयूरिस और एंटेरोबियस का कॉमन नेम होता है, इसे हम कहते हैं पिनवॉर्म। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे पिनवॉर्म कहा जाता है, या कभी कभी इसे चूना कृमि भी कहा जाता है, ठीक है। एनसाइलोस्टोमा की बात करें, एनसाइलोस्टोमा जो होता है इसे जनरली कहते हैं हम, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है हुकवॉर्म। क्या होता है, हुकवॉर्म कहा जाता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे कॉमन नेम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये बस ये ध्यान रखना है कि जो एनसाइलोस्टोमा होता है उसका कॉमन नेम क्या होता है, हुकवॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं एक स्पीसीज के बारे में जो कि निमेटोडा में ही आते हैं, और ये कौन से होते हैं, ये होते हैं ट्राइकोयूरिस। क्या होते हैं, मैंने कहा अगर हम बात करते हैं ट्राइकोयूरिस की बात करते हैं, और ट्राइकोयूरिस जो होता है बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, इसका कॉमन नेम होता है विपवॉर्म। क्या कहते हैं इसे, इसे कहा जाता है विपवॉर्म कहते हैं। इन सभी वॉर्म के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। एक बार हम सारे एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। मैंने फिफ्थ एग्जाम्पल ले लिया, अब हम बढ़ते हैं सिक्स एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिक्स एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं ट्राइकोयूरिस के बाद में ये क्या है, हम ले रहे हैं ट्राइकिनेला। क्या है, इसे कहा जाता है ट्राइकिनेला, और ट्राइकिनेला जो है इसको हम इसी के ऊपर नाम होता है इसका, ट्राइकिनेला वर्म कहते हैं। तो हमने यहाँ पे फिफ्थ एग्जाम्पल के बाद सिक्स एग्जाम्पल ट्राइकिनेला को डिस्कस किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो डिस्कस करना होता है ये होता है ड्रेकनकुलस। क्या है, मैंने कहा ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस कहते हैं, ठीक है। ये ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस भी एस्के हेलमिंथेस के निमेटोडा क्लास में आते हैं, जिसके बारे में आपको स्टडी करना है। मैंने कहा ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूं। उसके बाद हम देखेंगे इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस के बाद हम कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको
इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा होता है। देखिए आवर 8 नंबर का जो एग्जाम्पल होता है जो हम इस पर्टिकुलर निमेटोडा में डिस्कस करते हैं, इट इज़ बेसिकली वुचेरेरिया। इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है वुचेरेरिया। अब ये वुचेरेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब वुचेरेरिया में भी हम यहाँ पे 2 स्पीसीज की बात करते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो होता है वुचेरेरिया बेंक्रोफटाई और एक होता है वुचेरेरिया मेलाई। मैंने जो 2 स्पीसीज बताए, दोनों स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि वुचेरेरिया के 2 स्पीसीज के बारे में पढ़ना है। एक तो क्या है, एक है वुचेरेरिया बेंक्रोफटाई, क्या कहते हैं, बेंक्रोफटाई कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं वुचेरेरिया मेलाई। ठीक है, ये दोनों स्पीसीज के बारे में आपको स्टडी करना है। और अगर हम कॉमन नेम की बात करें वुचेरेरिया की, तो इसका जो कॉमन नेम होता है इसे कहते हैं फाइलेरिया वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलेरिया वर्म कहते हैं। इसके कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ये किस तरह का पैरासाइट होता है, कौन सा डिजीज होता है, उस डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन मैं एक बार सारे एग्जाम्पल्स को बता रहा हूं जो कि किस में आते हैं, निमेटोडा क्लास में आते हैं। ठीक है, अब देखिए वुचेरेरिया जो है, मैंने आपको उसमें 2 स्पीसीज बेंक्रोफटाई मेलाई के बाद मैंने इसका कॉमन नेम बताया। इसके बाद हम क्या स्टडी करते हैं, यहां पर वुचेरेरिया के बाद मैं आपको जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल बताऊंगा, वो क्या होगा, वो होगा, इसे हम कहते हैं लोआ लोआ। क्या कहते हैं, इसे लोआ लोआ कहते हैं। और यहां से तो बहुत बार क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा किसमें, मॉड्यूल्स में। ये जो लोआ लोआ होता है इसी का कॉमन नेम होता है आई वॉर्म। क्या कहते हैं इसको, मैंने कहा इसे कहा जाता है आई वॉर्म कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 बेसिक एग्जाम्पल जो हमने निमेटोडा क्लास में कंसिडर किया है, इसको हम 1 मोर टाइम रिवाइज करने जा रहे हैं। और इन सभी एग्जाम्पल्स के कैरेक्टर्स के बारे में, कौन से डिजीज होते हैं, ये किस तरह के पैरासाइट होते हैं, आपको इन सभी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जहां से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा रेबडाइटिस, इसे हम कहते हैं फ्री लिविंग निमेटोड। इसके बारे में बस आपको इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए कि रेबडाइटिस जो होता है एक तरह से स्वतंत्र जीवी निमेटोड माना जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के बाद मैंने बताया इक्कीयूरिस, जिसे हम एंटेरोबियस कहते हैं, और कॉमन नेम क्या होता है, पिनवर्म होता है। एनसाइलोस्टोमा की बात करें, इसका कॉमन नेम क्या होता है, हुकवर्म होता है। ट्राइकीयूरिस जो होता है इसका कॉमन नेम क्या होता है, विपवर्म होता है। अगर हम बात करें ट्राइकेनेला, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है ट्राइकेनेली वर्म। लेकिन हमने जो ड्रेकनकुलस जो होता है, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, इसे हम क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम होता है गिनी वर्म। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गिनी वर्म। तो ये जो गिनी वर्म है, यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस का कॉमन नेम क्या है, गिनी वर्म होता है। वुचेरेरिया का कॉमन नेम होता है जो है फाइलेरिया वर्म कहते हैं। और वुचेरेरिया के 2 स्पीसीज मैंने आपको बताए हैं अभी। एक तो हम पढ़ेंगे बेंक्रोफटाई के बारे में, और एक पढ़ेंगे बेसिकली मेलाई के बारे में। तो मतलब वुचेरेरिया बेंक्रोफटाई और वुचेरेरिया मेलाई के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और लास्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया लोआ लोआ, और लोआ लोआ जो है इसका कॉमन नेम क्या होता है, आई वर्म होता है। इसके बाद वेरी फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैंने रेबडाइटिस के बारे में डिस्कस कर लिया है। सेकेंड एग्जांपल एस्केरिस। एस्केरिस को सबसे हम बाद में लेंगे, एक पूरा एक कंप्लीट लाइफ साइकिल एस्केरिस का जीवन चक्र जो होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं हम सीधे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एस्केरिस को हम बिल्कुल क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर क्लास इसी पर्टिकुलर निमेटोडा क्लास में जो है एक थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्कीयूरिस या फिर एंटेरोबियस कहते हैं। तो इससे होने वाले डिजीज को हम पढ़ते हैं कि ये जो एंटेरोबियस होता है, इससे जो है किस तरह का डिजीज होता है। ठीक है, अगर हम एंटेरोबियस की बात करें तो इससे होने वाले डिजीज को क्या कहा जाता है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम पिनवर्म है। और इससे होने वाले डिजीज को क्या कहते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि एंटेरोबियस से होने वाले डिजीज को क्या कहा जाता है। इसको हम कहते हैं एंटेरोबियसिस। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे एंटेरोबियस से होने वाले डिजीज को कहा जाता है एंटेरोबियसिस कहते हैं। अब यहाँ पे एंटेरोबियसिस जो डिजीज है, इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से इस रोग के लक्षण होते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। ये जो एंटेरोबियसिस डिजीज होता है, इसके सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। यहां पर मैं इसके कुछ एक प्राथमिक लक्षण मतलब
प्राइमरी सिम्टम्स जो होते हैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं। देखिए एंटेरोबियस डिजीज में जनरली ये कहते हैं कि ये जो है इससे जो है कोई भी होस्ट जिसमें ये डिजीज होता है इसमें हमें उस होस्ट में क्या होगा, उस होस्ट में बेसिकली पेट दर्द, स्टमक पेन की शिकायत देखी जाती है। मैंने कहा यहाँ पर फर्स्ट जो है बेसिकली जो सिम्टम होता है ये क्या होता है, स्टमक पेन होता है। स्टमक पेन के साथ साथ जो है यहाँ पर वॉमिटिंग मतलब उल्टी होना, ये भी क्या है इसका एक जो है इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। मैंने कहा यहाँ पे वॉमिटिंग भी देखा जाता है। वॉमिटिंग के साथ साथ मैंने कहा वॉमिटिंग है, स्टमक पेन है, सम टाइम यहाँ पे डायरिया डिजीज भी यहाँ पे जो है इसके सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। डायरिया डिजीज होने के चांसेस भी रहते हैं एंटेरोबियसिस में। लेकिन इन सभी सिम्टम के साथ साथ अब जो मैं आपको सिम्टम बताने वाला हूं डायरेक्टली यहां से जो है क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, स्टार मार्क कर रहा हूं। यहां पर अब जो सिम्टम होता है एंटेरोबियसिस से, इसे क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है जिसे हम कहते हैं इंटेंस एनल ईचिंग। क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे कहा जाता है इंटेंस एनल ईचिंग कहते हैं। और ये इंटेंस एनल ईचिंग से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में देखने को मिल जाएंगे कि इंटेंस एनल ईचिंग क्या होता है। जनरली इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो इंटेंस एनल ईचिंग होता है वो किस पर्टिकुलर एस्के हेलमिंथेस के मेंबर से होने वाला डिसीज होता है। मैं आपको बताऊंगा, इसे हम हिंदी में कहते हैं जो है बेसिकली त्वरित गुदीय जो खुजली वाले जो डिजीज होते हैं, जिसमें एनल पार्ट जो होता है, इस एनल पार्ट में क्या होता है, ईचिंग की शिकायत देखी जाती है। और ऐसा जो है एंटेरोबियस के मैंने कहा कौन से स्पीसीज से होगा, फीमेल से होगा। ठीक है, जो फीमेल एंटेरोबियस होती हैं इससे क्या होता है, इंटेंस एनल ईचिंग देखा जाता है और ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। ठीक है, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, डायरिया के साथ साथ इंटेंस एनल ईचिंग होता है। मैं आपको यहीं पे बताना चाहूंगा कि ये जो एंटेरोबियस होता है ये किस तरह का पैरासाइट होता है। तो मैंने ये कहा जाता है यहाँ पर कि ये अपना इस तरह का जो पैरासाइट होता है अपना पूरा लाइफ साइकिल, अपना पूरा जीवन चक्र केवल एक होस्ट पर डिपेंड रह के, केवल एक पोषक पे निर्भर रह के कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसके लाइफ साइकिल में कितने होस्ट चाहिए, इसके लाइफ साइकिल में इसको एक केवल सिंगल होस्ट चाहिए। इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है मोनोजेनेटिक। इसके बारे में हमने प्रोटोजुआ फाइलम में बहुत बार डिस्कस कर लिया था कि मोनोजेनेटिक पैरासाइट क्या होते हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट क्या होते हैं। तो ये एक पोषकीय परजीवी होते हैं, मोनोजेनेटिक पैरासाइट होते हैं। और मोनोजेनेटिक पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जिसके लिए बेसिकली क्या कहते हैं, इसके लिए कहते हैं कि ये जो भी मेंबर्स इसमें आते हैं ये अपना लाइफ साइकिल, जीवन चक्र जो है वो पर्टिकुलर एक सिंगल होस्ट पर डिपेंड रह के कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ये जो हमारा थर्ड एग्जांपल था, थर्ड एग्जांपल क्या था, मैंने कहा थर्ड एग्जांपल था इक्कीयूरिस और एंटेरोबियस के बारे में, जिसका कॉमन नेम पिनवर्म होता है, उससे होने वाले डिजीज, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट होते हैं। इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस किए। ठीक है, एंटेरोबियस के बाद यहां पर कौन सा एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं एनसाइलोस्टोमा के बारे में कि आखिर ये जो एनसाइलोस्टोमा होता है इससे कौन सा डिजीज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए एनसाइलोस्टोमा से होने वाले डिजीज को हम यहीं पे स्टडी कर लेते हैं। मैंने कहा इसे एक पर्टिकुलर, इसे एक हुक वर्म से होने वाले डिजीज को क्या कहते हैं। देखिए यहां पर इससे होने वाले डिजीज को कहा जाता है एनसाइलोस्टोमियोसिस। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है एनसाइलोस्टोमियोसिस, स्टोमियोसिस डिजीज कहते हैं। और इस तरह के डिजीज का जो इन्फेक्शन होता है इसमें, मैंने कहा इन्फेक्शन कैसे होता है, आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो कि संक्रमण और इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहां पर कहा जाता है कि इस तरह का डिजीज किससे हमें हो जाता है। मैंने कहा यहां पर अगर हम संदूषित जल और भोजन की बात करें, मतलब कॉन्टिमिनेटेड वाटर और कॉन्टिमिनेटेड फूड की बात करते हैं, तो उस कॉन्टिमिनेटेड वाटर और कॉन्टिमिनेटेड फूड से क्या हो जाता है, एनसाइलोस्टोमिसिस डिजीज हो जाता है। और इसके लिए कौन सा इसके हेलमिंथेस का मेंबर रिस्पॉन्सिबल होता है, हुकवर्म, जिसे क्या कहते हैं, एनसाइलोस्टोमा कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने कहा अगर हम कॉन्टिमिनेटेड फूड की बात करते हैं, कॉन्टिमिनेटेड फूड और कॉन्टिमिनेटेड फूड के साथ साथ मैंने कहा यहाँ पे जो कॉन्टिमिनेटेड वाटर होता है, मतलब संदूषित भोजन और संदूषित जल से होने वाले डिजीज जो कि जनरली एनसाइलोस्टोमा और हुकवर्म के थ्रू होता है, उस डिजीज को एनसाइलोस्टोमियोसिस कहा जाता है। ठीक है, हमें बस इतने पॉइंट्स जो हैं इस डिजीज में ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पर्टिकुलर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है
यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है ट्राइकीयूरिस, ठीक है। और ट्राइकीयूरिस जो होता है इसका कॉमन नेम क्या बताया मैंने, ट्राइकीयूरिस का कॉमन नेम आपको बताया है मैंने, क्या कहते हैं इसको, इसे विपवॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, विपवॉर्म कहते हैं। और विपवॉर्म से जो डिजीज होता है वो कौन कौन सा होता है, मैंने कहा अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है, इस तरह के पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाता है अगर होस्ट में, तो यहाँ पर खून की कमी देखी जाती है उसके बॉडी में, मतलब जिसे हम कहते हैं रक्तल्पता, ठीक है। रक्त की कमी को कहते हैं रक्तल्पता, और इसे जो है इंग्लिश में पर्टिकुलर क्या कहा जाता है, एनीमिया डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमिया डिजीज कहते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कौन सा डिजीज होता है, यहाँ पर एनीमिया डिजीज होता है। एनीमिया डिजीज के साथ साथ उसी होस्ट में क्या देखने को मिलेगा, मैंने कहा यहाँ पर डायरिया भी हो जाता है। क्या होता है, मैंने कहा एनीमिया डिजीज के साथ साथ यहाँ पर डायरिया डिजीज भी देखा जाता है अगर किसका इन्फेक्शन हो जाए, अगर ट्राइकीयूरिस का इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। आपको बस इसमें इतने ही पॉइंट्स लर्न करने हैं। उसके बाद सीधे हम लीड करते हैं जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये क्या है, ये है ट्राइकिनेला। अब ये जो ट्राइकिनेला है, जो ट्राइकिनेल वर्म होते हैं, इसमें बस आपको इतना सिंगल पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे मैंने एनसाइलोस्टोमा में बताया था कि एनसाइलोस्टोमा जो होते हैं इसमें इन्फेक्शन किससे होता है, कॉन्टिमिनेटेड फूड और वाटर से होता है। तो आपको इसमें भी ये सेम पॉइंट जो है लर्न करना है कि ट्राइकिनेला से होने वाले जो भी डिजीज होते हैं उसका जो है मेन फैक्टर क्या होता है, उसके संक्रमण का मुख्य कारक क्या होता है, मैंने कहा संदूषित जल और भोजन होता है, ठीक है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे डिटेल में किस पर्टिकुलर डिजीज को। मैं आपको यहाँ पे ड्रैकोनिकुलस मेडिनेंसिस के बारे में डिटेल में बताऊंगा, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, उसके साथ साथ वोचेरेरिया और लोआ को भी क्या करेंगे, हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम 9th एग्जाम्पल लोआ की बात करते हैं, इसी को हम इसी में स्टडी कर लेते हैं। इसको क्या कह रहे हैं, इसको आई वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आई वॉर्म कहते हैं। आखिर ऐसे कौन से रीजन रहे होंगे जिसलिए मैंने कहा इसको आई वॉर्म क्यों कहा जाता है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करते हैं। ऐसा कौन सा रीजन है जिससे इसे क्या कहते हैं, आंख कृमि, नेत्र कृमि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लोआ को आई वॉर्म क्यों कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टडी करते हैं ये जो लोआ है वो किस तरह का पैरासाइट होता है। मैंने कहा इट इज द डाइजेनेटिक पैरासाइट। क्या होता है ये, मैंने कहा द्विपोषकीय परजीवी होते हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं, मतलब इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट चाहिए, आपको पता है इसको अपने जीवन काल को पूर्ण करने के लिए 2 पोषक की आवश्यकता है। यहाँ पे 2 होस्ट चाहिए इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ये 2 होस्ट कौन कौन से होते हैं हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये जो 2 होस्ट होते हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, इसका जो प्राइमरी होस्ट जिसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 डिग्री होस्ट, क्या लिख दिया यहाँ पे, ये जो 1 डिग्री होस्ट होता है ये कौन होता है, 1 डिग्री होस्ट जो है आई वॉर्म और लोआ के लिए होता है मनुष्य। क्या होता है, मनुष्य, मतलब ह्यूमन होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके सेकेंडरी होस्ट की बात करते हैं, डायरेक्टली यहीं से यही क्वेश्चन आ जाता है कि आई वॉर्म जो है उसका प्राइमरी होस्ट क्या होता है, आई वॉर्म जो है उसका सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, और क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन होते हैं ये तो हम बहुत बार जो है 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको आफ्टर किसी भी कंप्लीशन ऑफ द फाइलम के बाद जो डिस्कस करता हूं उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं कि कॉमन नेम पे आते हैं क्वेश्चन, और बेसिकली प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है, प्राथमिक प्रकार के पोषक, द्वितीयक प्रकार के पोषक, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि आई वॉर्म का जो मैंने प्राइमरी होस्ट कहा वो क्या है, मैंने कहा आई वॉर्म का प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन, क्या होता है, मनुष्य होता है, ठीक है। और इसके सेकेंडरी होस्ट की बात करते हैं तो इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है स्टूडेंट बेसिकली ये क्या होता है, मैंने कहा इसके द्वितीयक पोषक या फिर इसके सेकेंडरी होस्ट को कहा जाता है एक प्रकार का इंसेक्ट होता है। क्या होता है, ये एक कीट होते हैं, या फिर इस इंसेक्ट का नाम क्या है, इस इंसेक्ट की जो है स्पीसीज कौन सी है, कौन सी ऐसी प्रजाति है कीट की जिससे जो है सेकेंडरी होस्ट कंसीडर किया जाता है, मैंने कहा इसे कहते हैं टैबेनीज। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे टैबेनीज जो है एक तरह की जो है कीट की प्रजाति है, इंसेक्ट की ही वैरायटी है, स्पीसीज है, जो कि सेकेंडरी होस्ट होते हैं किसके लिए, लोआ या फिर आई वॉर्म के लिए। अब देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर लोआ आई वॉर्म की बात करते हैं तो इससे पर्टिकुलर इससे जो है
कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर कौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी ह्यूमन का जो है इफेक्टेड होता है, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। इससे क्या होता है कि आई साइट की बात करते हैं, आंख की रोशनी की बात करें तो आई साइट जो है वो जनरली क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। मैंने कहा क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, मतलब आंखों की रोशनी जो है वो कम हो जाती है। किसके इन्फेक्शन से, आई वॉर्म या लोआ लोआ के इन्फेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आई वॉर्म के पास एक कैपेसिटी है। मैंने कहा ये कैपेसिटी क्या है, ये क्षमता क्या है, दे कैन क्रॉस द आई बॉल। ये आई बॉल जो है ना उससे बिल्कुल डायरेक्टली उसके क्रॉस कर सकते हैं और आई को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया इट कैन क्रॉस, लिख दिया इट कैन क्रॉस द आई बॉल इजियली, इट कैन क्रॉस द आई बॉल को क्या कर सकते हैं, जो नेत्र गोलक होते हैं जो कि आप आई के स्ट्रक्चर में देखते भी हैं, तो उस आई बॉल से ये डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, आर पार हो सकते हैं, उसके गुजर सकते हैं इजियली। इसीलिए जो है इससे होने वाले इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, आई वॉर्म, या आई वॉर्म से होने वाले इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, आई साइट जो है इसमें वीक हो जाती है। ये कॉमन नेम भी इसी पर्टिकुलर डिजीज के कारण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, हमने कहा कि इट कैन इजियली क्रॉस द आई बॉल। ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब ये लोआ लोआ का एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। हमारे पास कौन कौन सा एग्जाम्पल जिसे स्टडी करना बाकी है, मैंने कहा अब यहाँ पे हम बात करेंगे वुचेरेरिया के बारे में। वुचेरेरिया के बाद मैं आपको ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस और ये जो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स होते हैं, ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसके बारे में हमें अब पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स बताए हैं, उससे होने वाले डिजीज बताए हैं, इन सभी को हम वन मोर टाइम रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एस्के हेलमिंथेस कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ पैरासिटिज्म, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पैरासिटिज्म ऑल द मेंबर्स व्हिच बिलोंग टू द एस्के हेलमिंथेस मे बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट क्लास इज निमेटोडा एंड द सेकेंड क्लास इज रोटिफेरा। ठीक है, निमेटोडा में हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं, यहाँ पे रेबडाइटिस के बारे में। रेबडाइटिस क्या होता है, ये फ्री लिविंग निमेटोड होते हैं, स्वतंत्र जीवी प्रकार के निमेटोड होते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड एग्जांपल एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स था जिसके बारे में हम अभी स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इक्यूरिस और एंटेरोबियस था, एंड कॉमन नेम ऑफ इट इज नोन एज पिनवॉर्म आल्सो। मैंने आपको एंटेरोबियस से होने वाले डिजीज के बारे में बताया था कि एंटेरोबियस से एंटेरोबियसिस डिजीज होता है। यहाँ पे कुछ एक सिम्टम्स मैंने डिस्कस किए, आपको बताया पेट दर्द होना, उल्टी होना, डायरिया, अतिसार जैसे रोग दिखाई देना, और मतलब स्टमक पेन, वॉमिटिंग, डायरिया एज वेल एज इंटेंस एनल ईचिंग। ठीक है, जो भी एनल वाला पार्ट होता है वहां पे त्वरित खुजली जो होती है वो बेसिकली फीमेल स्पीसीज जो कि एंटेरोबियस की होती है उससे देखा जाता है। ठीक, हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट एग्जांपल हमने एनसाइलोस्टोमा, जिसे हम यहाँ पे हुकवॉर्म भी कहते हैं, इससे होने वाले डिजीज को एनसाइलोस्टोमियोसिस डिजीज कहते हैं। इसका इन्फेक्शन हो सकता है, द फैक्टर ऑफ द इन्फेक्शन इट मे बी कॉज्ड बाय कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड एज वेल एज द कॉन्टिमिनेटेड वाटर। ठीक है, संदूषित भोजन और संदूषित जल से पॉसिबिलिटीज है कि ये डिजीज हो सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया जो है ट्राइकीयूरिस जो होता है उसका कॉमन नेम जो है विपवॉर्म होता है। इससे किस तरह के डिजीज होने की पॉसिबिलिटीज हैं, मैंने कहा इससे रक्तल्पता, खून की कमी, एनीमिया डिजीज हो सकता है, और इसके साथ साथ डायरिया डिजीज, अतिसार भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ट्राइकेनेला जो है इसके बारे में बस इतना बताया कि इनका इन्फेक्शन जो है कॉन्टिमिनेटेड फूड और वाटर से होता है। ठीक है, उसके बाद ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस जिसके बारे में अभी हमें पढ़ना बाकी है। उसके बाद मैंने लोआ लोआ के बारे में बताया अभी कि बेसिकली इसे आई वॉर्म कहते हैं, आई साइट वीक हो जाती है, एक डायजेनेटिक पैरासाइट होते हैं, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट एक इंसेक्ट है, और इस इंसेक्ट को क्या कहते हैं, टेबेनीज इंसेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इन सभी को स्टडी करने के बाद देखिए मैंने आपको ये बताया था कि इट कैन दिस पर्टिकुलर वॉर्म कैन इजियली क्रॉस द आई बॉल, नेत्र गोलक के जो है आसानी से आर पार जा सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं आई को, इसीलिए मैंने कहा इसको आई वॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पर अब हम सीधे स्टडी करने वाले हैं कौन से 3 एग्जांपल के बारे में। मैं आपको ड्रैकेनकुलस, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड और वुचेरेरिया, बेंक्रोफोटाई और मेलाई के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, अब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिजीज़ है या फिर जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल स्टडी करेंगे निमेटोडा क्लास का, ये है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ठीक है, ये हम स्टडी करने वाले हैं कि ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस जो होता है इससे होने वाले डिजीज़ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, मेडिनेंसिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस से होने वाले डिजीज़ की बात करते हैं तो इसे हम डायरेक्टली क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस से होने वाले डिजीज को इसे कहा जाता है ड्रेकनकुलिएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ड्रेकनकुलिएसिस। ठीक है, यहाँ पे ड्रेकनकुलिएसिस वो डिजीज है या फिर इसको समटाइम किसी किसी बुक में लिखा होता है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस भी कहते हैं या फिर ड्रेकनकुलिएसिस भी कहा जाता है। ठीक है, ये डिजीज है, लेकिन इस डिजीज में बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा ये अगर हम अभी रिसेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें कि क्या ये डिजीज़ अब भी हो सकता है, मैंने कहा नहीं, ये डिजीज़ जो है वो हमारे देश से, हमारे इंडिया से पूर्ण रूप से क्या हो गया है, इसे हम उन्मूलित कहते हैं। मतलब ये जो है अब ये गायब हो गए हैं, इस तरह के वर्म का इन्फेक्शन या फिर इससे होने वाले डिजीज़ को नहीं देखा जाता है। इंडिया में ये डिजीज़ जो है हमारे देश में पूर्ण रूप से उन्मूलित हो चुका है, इसका उन्मूलन हो चुका है। मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैंने कहा ये जो है ड्रेकनकुलिएसिस डिजीज़ अब ये क्या हो चुके हैं, ये इरिडेक्टेड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, ये कंप्लीटली इरिडेक्टेड हो चुके हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या हो चुके हैं, ये कंप्लीटली इरिडेक्टेड डिजीज हो चुके हैं, पूर्ण रूप से उन्मूलित डिजीज कहते हैं इसे, जो कि किससे होता है, मेडिनेंसिस से होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ द टाइम इसका इन्फेक्शन जो है वो राजस्थान के कुछ एक एरिया में देखा गया था, लेकिन जो है 2001 के बाद कोई भी पेशेंट का डाटा हमें प्रोवाइडेड नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि ये डिजीज अब भी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में करेंट सिचुएशन में देखा जाए। ठीक है, यहाँ पर बस इतने कैरेक्टर आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद डायरेक्टली हम लीड करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमें पढ़ना होता है, इट इज़ वुचेरेरिया। हम पढ़ने वाले हैं वुचेरेरिया के बारे में। ठीक है, अगर हम वुचेरेरिया की बात करें तो कौन कौन से ऐसे बेसिक कैरेक्टर हैं जो वुचेरेरिया में हमें पढ़ना होता है। पहले तो आपको दोनों स्पीसीज़ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे दो स्पीसीज़ होते हैं, एक को कहते हैं बेंक्रोफटाई, एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं मेलाई। क्या कहते हैं, एक को कहा जाता है मेलाई। ठीक है, ये दो स्पीसीज के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है कि ये ब्रेंकोफटाई क्या होते हैं, मलाई क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि वुचेरेरिया जो है अगर इससे होने वाले डिजीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा डिजीज़ देखा जाता है। तो मैंने कहा ये पहले इसको कॉमन नेम को देखते हैं। इसके कॉमन नेम को क्या कहते हैं, इसके कॉमन नेम जो है ये होता है, इसका कॉमन नेम क्या, इसका कॉमन नेम होता है फाइलेरिया वर्म। क्या कहते हैं इसको फाइलेरिया वर्म कहते हैं। अब देखिए इस डिजीज़ में या फिर इससे होने वाली डिजीज़ में किस तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई देगा, इसको एक सीक्वेंस में हम स्टडी करते हैं ताकि इसके जो भी जनरल कैरेक्टर्स हैं वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रह पाए। यहाँ पर देखिए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ द टाइम मैंने कहा इसका जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है, लेकिन इससे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि ये जो है किस तरह का पैरासाइट होता है। मैंने कहा ये जो वुचेरेरिया होता है एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। क्या होता है, ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक मतलब द्विपोषकीय परजीवी होते हैं। इसके दो होस्ट होंगे, इसका मतलब यहाँ पर इसके कितने होस्ट होंगे, दो होस्ट होंगे, 2 होस्ट होते हैं। इसका प्राइमरी होस्ट की अगर बात करते हैं 1 डिग्री होस्ट भी होता है और 2 डिग्री होस्ट भी होता है। ठीक है, अगर हम इसके प्राइमरी होस्ट की बात करते हैं तो ये जनरली क्या होता है, मैंने कहा इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है। क्या होता है, ह्यूमन होता है। लेकिन जो वुचेरेरिया का सेकेंडरी होस्ट होता है वो कौन सा होता है, मैंने कहा ये होता है फीमेल एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज या फिर क्यूलेक्स। ठीक है, ये क्यूलेक्स या फिर एडीज मॉस्किटोज जो होती हैं, एडीज मच्छर जो हैं उसकी मादा प्रजाति की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने एडीज मॉस्किटो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर क्या कि यहाँ पर कि ये जो वुचेरेरिया होते हैं, वुचेरेरिया को फाइलेरिया वर्म भी कहते हैं। ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट क्या है, फीमेल क्यूलेक्स या फिर एडीज मॉस्किटो है। ठीक है, अब देखिए इससे इन्फेक्शन कैसे होगा। जैसे ही ये जो एडीज मॉस्किटो है वो क्या करेंगे, मैंने कहा ये जो
एडीज मॉस्किटो है इसका क्या हो जाए, मैंने कहा एडीज मॉस्किटो अगर बाइट करे, अगर ये एडीज मच्छर जो है क्या करें, बाइट करे, काटे किसको, मैंने कहा इसके प्राइमरी होस्ट कौन सा है, ह्यूमन है। अगर ह्यूमन पे ये जो क्यूलेक्स और फीमेल एडीज मॉस्किटो होते हैं अगर वो बाइट करता है तो क्या होता है, मैंने कहा ये बाइट करता है तो उसके पास एक इन्फेक्टिव लार्वल स्टेज होता है, ठीक है, इनके पास एक इन्फेक्टिव लार्वल स्टेज होता है। इस संक्रमित लार्वा अवस्था को क्या कहा जाता है, मैंने कहा इसको कहा जाता है माइक्रोफाइलेरिया। क्या कहते हैं, माइक्रोफाइलेरिया कहा जाता है इसके संक्रमित अवस्था को, ठीक है। अब ये जो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है स्टूडेंट, बेसिकली अब इसके बाइट करने से ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा कहाँ पहुंच जाएगा, मैंने कहा ये पहुंच जाएगा ह्यूमन के लिम्फ नोड में। किसमें, मैंने कहा ह्यूमन के लिम्फ नोड में भी पहुंच जाएगा। और लिम्फ नोड या फिर हम कहते हैं ये ह्यूमन के लिम्फेटिक डक्ट में जो लसिका जो है गांठ होता है या लसिका वाहिनियां होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लिम्फेटिक डक्ट। क्या कहते हैं, लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए माइक्रोफाइलेरिया जो लार्वा है वो सीधे अब ह्यूमन में पहुंच जाना है, उसको ह्यूमन में पहुंच करके मैंने कहा ये क्या करेंगे, ये ह्यूमन के लिम्फ नोड में पहुंचते हैं या फिर इसके लसिका वाहिनी लिम्फेटिक डक्ट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा, अब जैसे ही इसके लिम्फेटिक डक्ट में पहुंच जाएंगे, अच्छा पॉसिबिलिटीज हैं कि लिम्फ नोड और लिम्फेटिक डक्ट के साथ साथ ये समटाइम हाथ और पैर में भी इंफेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जिसे मैंने कहा ये लिम्स में जो है क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर ये बताया। उसके बाद इससे क्या होता है, जैसे ही ये माइक्रोफाइलेरिया इन्फेक्टिव लार्वा जो है ये ह्यूमन के लिम्फ नोड, लिम्फेटिक डक्ट या फिर लिम्स में अगर एंट्री कर जाते हैं तो इससे क्या होगा, मैंने कहा स्वेल्विंग होगी। क्या होगी, मैंने कहा सूजन जैसे कुछ एक सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। स्वेल्विंग पर्टिकुलर किस किस एरिया में देखा जाता है, इसी ही पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको लर्न भी करना है, ये सभी चीज़ों को इसी ऑर्डर में लर्न करना है, ठीक है। कैसे कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स बताए हैं, आपको इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको लर्न करना है। अब देखिए स्वेल्विंग कहाँ होती है, मैंने कहा यहाँ पर जो स्वेल्विंग होती है बेसिकली ये जो स्वेल्विंग है वो कहाँ होती है, मैंने कहा स्वेल्विंग या सूजन हमें देखने को मिलता है इसके स्क्रोटम में, ठीक है। ये जो स्क्रोटम की बात करें, स्क्रोटम मतलब मैंने कहा जो वृषण कोश है उसमें स्वेल्विंग हो सकती है। इसके साथ साथ मैंने कहा ओवेरी अंडाशय में भी स्वेल्विंग देखी जाती है। और सम टाइम मैंने कहा कुछ एक सिम्टम्स फीवर के होते हैं, कुछ एक बुखार के भी लक्षण होते हैं, ज्वर के लक्षण हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब देखिए स्क्रोटम में जो है सूजन हो जाता है या फिर हमने कहा कि ओवेरी में यहाँ पे स्वेल्विंग होता है, हाथ पैर भी सम टाइम क्या हो जाते हैं उसमें स्वेल्विंग देखी जाती है। इसीलिए इससे होने वाले डिजीज को क्या कहते हैं, इससे होने वाले डिजीज को कहते हैं एलिफेंटियासिस। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है एलिफेंटियासिस। और ये जो एलिफेंटियासिस डिजीज है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है हाथी पांव रोग। क्या कहते हैं, हाथी पांव रोग कहा जाता है, जो कि बेसिकली वुचेरेरिया से यहां पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए मैं वापस से इन्हीं सीक्वेंस को जो है रिवाइज करने वाला हूं कि किस तरह से आपको लर्न करना है ताकि आपके ब्रेन में ये चीजें लॉन्ग टाइम के लिए सेव हो पाए। मैंने कहा फाइलेरिया वर्म जो है ये डायजेनेटिक पैरासाइट होता है। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट जो है वो क्या है, मैंने कहा इसका सेकेंडरी होस्ट फीमेल क्यूलेक्स या फिर एडीज मॉस्किटो है, ठीक है। मैंने कहा ये जैसे ही जो फीमेल क्यूलेक्स होस्ट या एडीज मॉस्किटो है वो बाइट करे तो इसमें जो इन्फेक्टिव लार्वा स्टेज होता है जिसे हम माइक्रोफाइलेरिया कहा जाता है, बेसिकली ये जैसे ही एंटर कर जाएंगे ह्यूमन के लिम्फ नोड में या फिर लिम्फेटिक डक्ट में या लिम्स में, तो इससे क्या होगा, स्वेल्विंग होगी स्क्रोटम में एंड एज वेल एज यहाँ पे ओवरी में भी क्या होगी, जो है यहाँ पे स्वेल्विंग देखा जाएगा। कुछ एक सिम्टम्स जो है फीवर के दिखाई देते हैं। ऑल ओवर डिजीज को क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑल ओवर डिजीज को एलिफेंटियासिस हाथी पांव रोग कहा जाता है। और यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, हर एक लाइन पे क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन जो है होस्ट पे भी पूछा जा सकता है, कौन सा इन्फेक्टिव लार्वल स्टेज है उस पे भी आ सकता है, कौन सा इन्फेक्टेड जो पार्ट होता है जो कि इन्फेक्शन क्रिएट होता है जिसमें वो भी आ सकता है, कौन सा डिजीज होता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन यहां पे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमने यहां पे ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस एंड एज वेल एज द वुचेरेरिया के बारे में क्या कर लिया है, कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। इसके बाद सीधे हम
हम लीड करते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के लाइफ साइकिल पर। ठीक है, यहां पर आपको बताऊंगा कि एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो होते हैं इससे होने वाले डिजीज की बात करेंगे। तो मैंने कहा अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम पढ़ने वाले हैं एस्केरिस, अब यहाँ पे लाइफ साइकिल में बताने वाला हूँ किसका, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स का। अब ये जो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है इसके लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर है जो हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है। मतलब हम यहाँ पे जीवन चक्र डिस्कस करने वाले हैं। लाइफ साइकिल मैंने लिखा लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। ठीक है, अब देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ये क्या है, मैंने कहा इट इज कंसिडर्ड एज अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट। ठीक है, मैंने कहा इट कंप्लीट देयर साइकिल ऑन डिपेंड ऑन द सिंगल होस्ट, केवल एक सिंगल पोषक पे डिपेंड होकर के, निर्भर होकर के ये अपना पूरा जीवन काल पूर्ण कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। सो दैट वाई मैंने इसको क्या बोला, दैट्स वाई मैंने इसको बोला है बेसिकली क्या, इसे हम कहते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट। क्या होता है ये, मैंने कहा ये जो है क्या होता है, एक पोषकीय परजीवी होते हैं, मोनोजेनेटिक पैरासाइट होते हैं। ठीक है, मोनोजेनेटिक पैरासाइट के बाद यहां पर मैं आपको कौन सा पॉइंट बताने वाला हूं, मोनोजेनेटिक पैरासाइट लिखा। अब देखिए यहाँ पर जो डिजीज होता है इससे, उस डिजीज को क्या कहते हैं, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड से होने वाले डिजीज को कहा जाता है एस्केरियासिस। क्या कहते हैं इसे एस्केरियासिस कहते हैं। तो डिजीज तो हमने स्टडी किया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है एस्केरियासिस डिजीज से कहाँ आता है कि ये जो डिजीज है इसका इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्केरिस के लाइफ साइकिल में जो है कितने जुवेनाइल स्टेज होते हैं और कितने मॉल्टिंग स्टेज होते हैं। ठीक है, मैंने कहा यहां पर हम ये देखने वाले हैं कि अगर एस्केरिस के लाइफ साइकिल की बात करें तो कितने जुवेनाइल स्टेज यहां पर होते हैं और कितने मॉल्टिंग स्टेज होते हैं। जुवेनाइल स्टेज का मतलब होता है कि उसका जो यंग स्टेज होता है एस्केरिस का, या तरुण अवस्था हम हिंदी में कहते हैं, वो होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मॉल्टिंग स्टेज की बात करते हैं तो त्वक पतन की अवस्था इसे हिंदी में कहा जाता है। मैंने कहा यहाँ पर एस्केरिस में जो है नंबर ऑफ, अगर हम जुवेनाइल स्टेज की बात करें, मैं लिखा यहाँ पर कि एस्केरिस में जुवेनाइल स्टेज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ जुवेनाइल स्टेज 4 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड स्टेज की बात करें जिसे हम कहते हैं मॉल्टिंग स्टेज। क्या कहते हैं, ये जो स्टेज होता है इसे मॉल्टिंग स्टेज, जिसे त्वक पतन की अवस्था कहते हैं, इसके नंबर भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको यहां से मिलेगा कि जुवेनाइल स्टेज कितने होते हैं एस्केरिस के लाइफ साइकिल में और मॉल्टिंग स्टेज कितने होते हैं। डिजीज कौन सा होता है, तो एस्केरियासिस डिजीज होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ जुवेनाइल स्टेज मतलब यंग स्टेज की बात करें या मॉल्टिंग स्टेज की बात करें, दोनों यहाँ पे 4 होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर डिस्कस करते हैं कि अब क्या होने वाला है एस्केरियासिस डिजीज में। मैंने कहा यहां पर बेसिकली क्या होगा कि सपोज कोई भी एक ऐसे पेशेंट की बात करते हैं जिसको कौन सा डिजीज हो गया है, मैंने कहा एस्केरियासिस डिजीज हो गया, तो उसमें जो है बेसिकली ये जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, या फिर इनके एग की बात करें तो एग के बाहर जो अलग अलग जो केमिकल सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है, अलग अलग पदार्थों का जो जमाव हो जाता है, उससे एक विशेष प्रकार के अंडे का या फिर एग का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या कहा जाता है, हम ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा कि सपोज यहां पर एक ऐसे पेशेंट की बात कर रहा हूं, मैंने कहा एक ऐसे रोगी की बात कर रहा हूं जिसमें कौन सा डिजीज हो गया है, मैंने कहा यहां पर एस्केरियासिस डिजीज हो गया। ठीक है, एस्केरियासिस डिजीज होने के बाद यहां पर क्या होगा, मैंने कहा बेसिकली ये जो इस पर्टिकुलर पेशेंट के एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, मैंने कहा यहां पर किसकी बात करें, एलिमेंट्री कैनाल की, मतलब इसके आहार नाल की बात करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में जाकर के इसका जो एग होता है और स्पर्म होता है वो आपस में फ्यूज होते हैं। मैंने कहा यहां पर जो इसका स्पर्म होता है मतलब मेल गैमीट, मैंने कहा ये कौन सा गैमीट है, ये मेल गैमीट है। और अगर हम इसके फीमेल गैमीट की बात करते हैं, मतलब यहां पे एग की बात करें तो मैंने कहा ये फीमेल गैमीट है, और एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच करके इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, दोनों का सलियन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहां पे फ्यूजन होगा किसका फॉर्मेशन होने वाला है, मैंने कहा यहां पर जाइगोट मतलब युग्मनज का फॉर्मेशन होने वाला है।
जैसे ही यहाँ पे जाइगोट मतलब युग्मनज का फॉर्मेशन हो जाएगा तो अब देखिए क्या देखने को मिलेगा। सपोज यहाँ पर एग में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलेगा। मैंने कहा ये जो एग है, मैंने कहा ये एग है सपोज, ठीक है। अब इस एग के बाहर क्या क्या होने वाला है, देखिए मैंने कहा इस एग के बाहर जो है कुछ एक लेयर यहाँ पे डेवलप हो जाती है। मैंने कहा एक लेयर ये है जो यहाँ पे एग के बाहर क्या हो गया है, डिपॉजिट हो गया है। इस लेयर के बाहर भी हम यहाँ पे वन मोर लेयर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ एक लेयर इस तरह से यहाँ पे एग के बाहर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस बेसिक लेयर को वन बाय वन लेबल करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से इनिशियल लेयर प्रेजेंट था। मैंने कहा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है जो कि इस एग के बाहर होता है वो होता है फैट का, मतलब वसा का जो स्तर है यहाँ पे जमा हो जाता है। उसके इनर साइड मैंने मतलब उसके आउटर साइड में क्या होता है, वसा जो है फैट का जो लेयर है वो सबसे अंदर की तरफ है, आंतरिक स्तर पे होता है। उसके बाहर की तरफ जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, मैंने कहा बाहर की तरफ कार्बोहाइड्रेट का जो है लेयर डिपॉजिट होता है, मतलब यहाँ पे शर्करा का स्तर बन जाता है। और कार्बोहाइड्रेट के बाहर मैंने कहा इस एक पर्टिकुलर एग पर कौन सा लेयर होता है, मैंने कहा ये प्रोटीन का लेयर होता है, ठीक है। और इस तरह के स्पेशलाइज्ड एग को विशिष्टीकृत जो अंडे होते हैं, एग होते हैं, यानी फीमेल गैमेट है, इसको क्या कहते हैं, अब इसको कहा जाता है मेमेलिएटेड एग। क्या कहते हैं, मेमेलिएटेड एग कहते हैं। और ये जो मेमेलिएटेड एग है इसका जो है एस्केरिस के लाइफ साइकिल में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मैंने आपको जिस सीक्वेंस में बताया है वो वन मोर टाइम आपको बताने वाला हूं कि अगर हम ऐसे पेशेंट की बात करें जिसमें एस्केरिसिस डिजीज होता है तो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल में जाकर के इसका जो स्पर्म होगा एज वेल एज एग होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज होंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और एग में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब ये नॉर्मल एग नहीं है, इस एग को हम क्या कहते हैं, मेमेलिएटेड एग कहते हैं, या फिर जिसके बाहर एक ऐसा एग होता है जिसके बाहर जो है 3 टाइप्स के केमिकल सब्सटेंस ने क्या कर लिया है, अपना डिपोजिशन के लिए डिपॉजिट हो गए हैं, जम गए हैं। वो कौन कौन से हैं, इनर मोस्ट में फैट है, उसके जस्ट आउटर साइड में कार्बोहाइड्रेट है, और सबसे बाहर क्या है, मैंने कहा प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पर मेमेलिएटेड एग का क्वेश्चन आता है कि सीधे यहाँ पे पूछते हैं कि एस्केरिस के लाइफ साइकिल में पाए जाने वाले एग होते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, मेमेलिएटेड एग मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये सभी पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम अब ये डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने जो आपको यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पे जुवेनाइल स्टेज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यंग स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इसका जो इन्फेक्शन वाला स्टेज होता है, ठीक है, अगर हम इस एस्केरियोसिस डिजीज के इन्फेक्टिव स्टेज की बात करें, मतलब संक्रमित अवस्था जो है उसे हम क्या कहते हैं, इसके इन्फेक्टिव स्टेज को क्या कहा जाता है, इनके इन्फेक्टिव स्टेज या फिर संक्रमण की इस अवस्था को हम कहते हैं सेकेंड जुवेनाइल स्टेज। क्या कहते हैं, सेकेंड जुवेनाइल स्टेज। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से डायरेक्टली आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहां पे अगर एस्केरियोसिस डिजीज की बात करें तो संक्रमण की जो अवस्था है या फिर वो कौन सा स्टेज होता है। 4 जुवेनाइल स्टेज होते हैं यहां पे, तो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज जो होता है इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है जो कि बेसिकली एस्केरियोसिस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सेकेंड जुवेनाइल स्टेज जो होता है यहां पर एक लार्वल स्टेज यहां पे देखने को मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे इस पर्टिकुलर लार्वल स्टेज को कहते हैं सेकेंड रैपिडिटीफॉर्म लार्वा। कौन सा लार्वा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे थे, भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में हम पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने आपको बताया कि एक सेकेंड लार्वा भी यहां पे प्रेजेंट होता है जिसे हम सेकेंड रैपिडिटीफॉर्म लार्वा कहते हैं। कौन सा लार्वा, यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, सेकेंड रैपिडिटीफॉर्म लार्वा। कौन सा लार्वा है ये, मैंने कहा सेकेंड रैपिडिटीफॉर्म लार्वा है। और ये जो सेकेंड रैपिडिटीफॉर्म लार्वा होता है ये भी क्या होता है, ये भी इन्फेक्शन का स्टेज होता है, संक्रमण करने के लिए जिम्मेदार अवस्था है। इसको हम सेकेंड जुवेनाइल स्टेज, सेकेंड यंग स्टेज, सेकेंड रैपिडिटीफॉर्म लार्वा, या कभी कभी बुक में लिखा होता है सेकेंड रैप्डियोट लार्वा, ठीक है। रैपिडिटीफॉर्म ना देकर के आपको लिखा होगा रैप्डियोट लार्वा, तो वो जो है संक्रमण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने हर एक पॉइंट में एक एक क्वेश्चन बन रहा है जो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि जो जुवेनाइल स्टेज होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज की बात करते हैं जो प्रथम तरुणावस्था होता है, फर्स्ट यंग स्टेज होते हैं, तो उसका जो है बेसिकली इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज जो है वो सॉयल में ग्रो करते हैं। मैंने कहा सॉयल में क्या होगा, मिट्टी
मिट्टी में आ जाएंगे और इससे क्या होगा, ये सेकेंड जुवेनाइल स्टेज में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहां भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम यहां पर इसमें पाए जाने वाले एग की बात करें, अंडे की बात करें, तो इसका परिवर्धन जो है, इसका जो डेवलपमेंट होता है, इसका विकास, इस एग का जो डेवलपमेंट होता है, परिवर्धन, वो कितने टेम्परेचर पर होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैंने कहा अगर हम इस एग के किसकी बात करें, एग के डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, एग के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एग का जो डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट, बेसिकली यहां पर कितने टेम्परेचर पर होता है, इसका डेवलपमेंट होता है 75 फ़ारेनहाइट पे होता है। कितने पे, मैंने कहा 75 फ़ारेनहाइट जो होता है वो टेम्परेचर का रेंज होता है। जैसे सेल्सियस है, केल्विन भी होता है और ये फ़ारेनहाइट भी होता है। मैंने यहाँ पे सेल्सियस और केल्विन में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको यहाँ पे 75 फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर की यूनिट होता है उसकी बात की है। ठीक है, तो इसका परिवर्धन जो है, एग जो है उसका परिवर्धन कितने टेम्परेचर पे होता है, मैंने कहा 75 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होती है। और ये जो मैमिलेटेड एग होते हैं वो कितने ईयर्स के लिए जो है मिट्टी में, मतलब सॉइल में सर्वाइव कर सकते हैं, मैंने कहा ये 6 ईयर्स के लिए सॉइल में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं या फिर जीवित रह सकते हैं। तो हमने ये सारे कैरेक्टर्स को जो है 1 बाय 1 स्टडी कर लिया है। लास्ट पॉइंट जो है एस्केरिस के बारे में जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, ये क्या है, मैंने कहा यहां पर देखिए, आपको पता है फिर जो इसमें एस्केरिस में जो है लैंगिक द्विरूपता, मतलब सेक्सुअल जो डायमॉर्फिज्म होता है वो क्लियरली विजिबल होता है। हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार आपको इसके बारे में बता दिया है। तो सीधे हम डायरेक्टली लीड करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट पॉइंट, ये अपना नोट पॉइंट है, इसे आप स्टार पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, स्टार पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। मैंने कहा ये क्या है, अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे फीमेल स्कैरिस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करने वाला हूं फीमेल स्कैरिस। तो यहां पर यह कहा जाता है कि बुक में यह स्टेटमेंट गिवन होगा आपको कि जो फीमेल स्कैरिस होता है, ये नोट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये जो फीमेल स्कैरिस होता है इसमें एक कंडीशन देखी जाती है, एक विशेष प्रकार की स्थिति जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। और ये सिचुएशन, ये कंडीशन क्या है, मैंने कहा कि जो फीमेल स्कैरिस है वो डाइडेल्फिक होते हैं। क्या होते हैं, डाइडेल्फिक होते हैं। अब ये डाइडेल्फिक का मीनिंग क्या है, डाइडेल्फिक का मीनिंग होता है, ये देखिए मैंने कहा यहां पर वर्ड कौन सा आ रहा है, यहां पर डाई आ रहा है और डाई का मीनिंग ही क्या होता है, डाई 2 को रिप्रेजेंट करता है, 2 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और डाइडेल्फिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर अगर हम किसकी बात करें, यहां पर अगर हम नंबर ऑफ यूटेरस की बात करें, गर्भाशय की संख्या की बात करें, ये 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। और साथ साथ यहां पे अगर नंबर ऑफ ओवेरी की बात करते हैं, किसकी, अगर नंबर ऑफ ओवेरी की बात करते हैं तो ये भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। मतलब अंडाशय या अंडाशय नलिकाएं की बात करें या नंबर ऑफ यूटेरस या फिर गर्भाशय की बात करें, इसमें 2 होते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं कि फीमेल स्कैरिस में डाइडेल्फिक स्टेज हमें देखने को मिलता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइडेल्फिक टर्म का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने आपको फीमेल के बारे में बताया, अब मैं आपको बताने वाला हूं मेल के बारे में। ठीक है, यहां पर अगर हम मेल स्कैरिस की बात करते हैं, मैंने कहा कि अगर हम मेल स्कैरिस की बात करें, यहां पे मेल का सिंबल बनाने जा रहा हूं। मेल का सिंबल राउंडेड आपको करना है, 0 शेप स्ट्रक्चर, उसके ऊपर एरो आपको बनाना होता है, ये मेल का सिंबल होता है। ठीक है, अगर हम मेल स्कैरिस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मेल जो स्कैरिस है इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो कंडीशन देखने को मिलता है, इस कंडीशन को कहते हैं मोनोरिक। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है मोनोरिक। डाइडेल्फिक तो मैंने फीमेल के लिए कहा, और मेल स्कैरिस में कौन सी कंडीशन देखी जाती है, मैंने कहा यहां पर मोनोरिक कहते हैं। और मोनोरिक में मोनो टर्म का मीनिंग आपको पता है, मैंने कहा 1 होता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सिंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जो केवल सिंगल है, जो केवल उनकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इसीलिए हम यहां पे क्या कहने जा रहे हैं, मोनोरिक कहने जा रहे हैं। लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, मैंने कहा यहां पर नंबर ऑफ टेस्टिस की बात करते हैं। किसमें, मैंने कहा फीमेल स्कैरिस में नंबर ऑफ टेस्टिस की बात करते हैं तो ये 1 होता है। और यहां पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल टेस्टिस इन द मेल स्कैरिस द कंडीशन इज नोन एज मोनोरिक। इसे क्या कहते हैं, मोनोरिक कहते हैं। तो ये डाइडेल्फिक और मोनोरिक, ये दोनों ही कंडीशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, वन मोर टाइम मैं इन सभी चीजों को रिवाइज करने जा रहा हूं। लाइफ साइकिल ऑफ लुम्ब्रिकोइड्स, देखिए
Ascaris lumbricoid. Ascaris lumbricoid is considered as a monogenetic parasite. It generally complete its life cycle only depending on the single host. ठीक है, and a disease that is caused by the Ascaris lumbricoid, it is known as ascariasis. ठीक है, and what is the particular symptom? It is the symptom is कि यहाँ पर इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज होता है या सेकेंड रेब्यूटिफॉर्म लार्वल होता है. ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ द जुवेनाइल स्टेज एंड द मॉल्टिंग स्टेज, इट इज 4. ठीक है, जुवेनाइल स्टेज भी 4 होते हैं, मॉल्टिंग स्टेज भी 4 होते हैं. यहाँ पे देखिए फर्स्ट मॉल्टिंग स्टेज जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे सॉइल में आते हैं, मिट्टी में आते हैं, और सेकेंड जुवेनाइल स्टेज में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर अगर एग की बात करें तो एक विशेष प्रकार का एग था, मैंने कहा ये था मैमिलेटेड एग. क्यों? जो कि 6 ईयर तक सर्वाइव रह सकते हैं मिट्टी में, और इस एग का जो परिवर्तन होता है मैंने कहा ये 75 फ़ारेनहाइट पे होता है. ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो कौन कौन सी लेयर हैं और किस सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं. इनर मोस्ट में फैट मतलब वसा का स्तर, उसके बाद शर्करा का स्तर, उसके बाद सबसे बाहर प्रोटीन का स्तर. तो एक को बोल दिया मैमिलेटेड एग. अभी मैंने आपको क्या बताया, डाइडेल्फिक और मोनोरिक के बारे में बताया. ठीक है, हमने इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ जो हमारा निमेटोडा क्लास है उसके सारे एग्जाम्पल को हमने कौन कौन से डिसीज होते हैं, उनके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, उनके लाइफ साइकिल में पैरासाइट किस तरह के होते हैं, मोनोजेनेटिक होते हैं या फिर डायजेनेटिक होते हैं, इन सभी कैरेक्टर को हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया. इसी के साथ हमारा निमेटोडा क्लास जो है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है. यहाँ पर जो सेकेंड क्लास के बारे में आपको बताया था, ये जो एस्के हेलमिंथीज का सेकेंड क्लास जो होता है स्टूडेंट, बेसिकली मैंने आपको कहा था ये क्या होते हैं, ये जो है ये है रोटीफेरा. क्या है? रोटीफेरा. और ये जो एस्के हेलमिंथीज का क्लास होता है ये बहुत ज़्यादा रेसेसिव होता है, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज जो है एज कंपेयर टू द निमेटोडा यहाँ पे बहुत कम होता है. 2 ही क्लास है, एक निमेटोडा है एक रोटीफेरा है. और एस्के हेलमिंथीज को मैंने कहा था निमेटोडा. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्पीसीज निमेटोडा में ही ज़्यादा होते हैं, ये तो बहुत रेसेसिव होता है. यहाँ पे इसकी बायोडाइवर्सिटी, नंबर ऑफ स्पीसीज, जीवों की संख्या बहुत कम होती है. ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं कि रोटीफेरा में एक सिंगल एग्जाम्पल की बात करते हैं. और ये सिंगल एग्जाम्पल कौन सा होता है, देखिए मैंने कहा मैंने कहा यहाँ पे कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है, मैंने कहा एक ही सिंगल एग्जाम्पल की बात करेंगे. ये होता है विलवॉर्म. क्या कहते हैं इसको? ये जो है विलवॉर्म कहते हैं. ठीक है, इसे पहिया कर्मी भी कहते हैं. इसका शेप या फिर इसका जो मॉर्फोलॉजी होता है कुछ ऐसा होता है, राउंडेड होता है, इसलिए विलवॉर्म कहते हैं. एक सिंगल स्पीसीज के बारे में रोटीफेरा में डिस्कस करते हैं. ठीक है, इसी के साथ ये जो हमारा फाइलम था इसके हेलमिंथीज वो हो गया है आज फिनिश. इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको क्या बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम, मतलब अगला जो हमारा संघ होगा वो होगा फाइलम एनेलिडा. ठीक है, यहाँ पे एनेलिडा के कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स हैं हम उसी को उसके सारे जनरल कैरेक्टर्स को इसी सीक्वेंस में स्टडी करेंगे जैसे मैंने आपको प्रीवियस जितने भी फाइलम बताए हैं, लाइफ प्रोसेसेस, क्लासिफिकेशन, स्पेशल फीचर, उनके एग्जांपल्स, उनके कॉमन नेम, ये सब सभी बातें जो हैं हम एनेलिडा में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, फाइलम एनेलिडा के बारे में होगा. तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी.